स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म और जो हमारी बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म उनके एग्जांपल्स करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, उससे आपको अच्छे से रोस्टर से बिल्डर फॉर्म बनानी आएगी और बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने ये सभी एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं रोस्टर और बिल्डर फॉर्म के। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और हम रोस्टर से बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं, बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं दो तरीके से भी बिल्डर फॉर्म को लिख सकती हूँ, तो आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उससे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है। ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, कोमा नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, वो बात अलग है कि इसने एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट है, तो इसकी हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म। अगर आपको बुक में नहीं बोला जाता या एग्जाम में नहीं बोला जाता, आप देखकर भी पता कर सकते हो। अगर बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म है तो बिल्डर फॉर्म। लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो यानी कि ये हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, बिल्डर फॉर्म, और हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, यानी कि इसमें हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 24 के फैक्टर्स है। इसने बोला है ऑल फैक्टर ऑफ 24, तो 24 के फैक्टर्स हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, 1, यानी कि वो नंबर्स जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और इटसेल्फ 24। यहाँ पे स्टूडेंट आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमने जो फैक्टर्स लिखे वो नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ के फैक्टर्स बोले जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ ऑल नंबर्स। तो वहाँ पे जो हम फैक्टर्स बनाते हैं उसमें तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, लेकिन जब भी किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स बोले जाते हैं तो वो हम पॉजिटिव नंबर्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 24 के हमने सभी फैक्टर्स लिख दिए, यानी कि वो ये सभी नंबर्स हैं जो 24 को क्या करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो हमने बिल्डर फॉर्म से क्या बनाई, रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म बनाना बिल्कुल ईजी है, हमें जस्ट उसमें एलिमेंट लिखने होते हैं। सेकंड एग्जांपल जो हमारा है उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम का जो मेरा लेक्चर, उसमें कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स में 1 और खुद वो नंबर्स आता है, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो हमें वो प्राइम नंबर्स बताने हैं जो किसके बीच में होंगे, 50 और 70 के बीच में। तो 50 और 70 के बीच के नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होगा 53, आप देख भी सकते हो 53 के फैक्टर्स में सिर्फ 1 और खुद 53 नंबर्स आता है। उसके बाद क्या होगा 59, फिर आएगा 61 और फिर आएगा लास्ट में 67। तो ये कौन से नंबर है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। इसने खुद हमें कंडीशन दी है कि वो नंबर्स बताओ जो 50 और 70 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेट बनाना है लेटर्स का, सेट बनाना है लेटर्स का। वर्ड हमें क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्री। मैं इसको स्पेलिंग भी बोल सकती हूँ, आप इंग्लिश में स्पेलिंग पढ़ते हो, जैसे कि एक स्पेलिंग आपके स्कूल की होती है SEHOOL, ये भी क्या है, स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस वर्ड का हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे, लेटर होंगे। तो लेटर में कौन कौन सी है इसके अंदर, लेटर आप इन्हीं को बोलते हो ना, कौन कौन से है, T। मैंने बताया था अगर कैपिटल लेटर्स इसने खुद आपको दिए तो कैपिटल में लिखने हैं, स्मॉल में नहीं लिखने हैं। स्मॉल में दिए तो आप कैपिटल में नहीं लिखोगे, इसको स्मॉल में लिखोगे, TRIGONME और Y। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो मेरा R था, R लेटर, वो रिपीट हो रहा था, और कौन कौन से रिपीट हो रहे थे, ओ रिपीट हो रहे थे। और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था मेरा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही मेरे वर्ड्स रिपीट हो रहे थे।
तो जो रिपीट वर्ड्स होते हैं उनको नहीं लिखते। ये वैसे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका मैं आपको कारण भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जब हम कोई भी वर्ड हमें गिवन हो, कोई भी स्पेलिंग हमें गिवन हो, जब हम उसके लेटर का सेट बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रिपीट हो रहे हैं ना लेटर्स, उनको दोबारा नहीं लिखना है, उनको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो मेरा आर रिपीट हो रहा था, मैंने आर को एक ही बार लिखा। और मेरा क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ओ भी रिपीट हो रहा है, ओ को भी मैंने एक ही बार यहाँ पे लिखा है। टी भी मेरा रिपीट हो रहा है तो टी को भी मैंने एक ही बार लिखा है। तो सबके बीच में क्या लगा दिया, कॉमा, अनक्लोज विद इन द ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है 4। इस एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने नंबर्स लिखे हैं, उनको सेपरेट कर दिया किससे, कॉमा लगा के। तो इसका मतलब ये मेरी कौन सी फॉर्म है, ये मेरी रोस्टर फॉर्म है और मुझे इसकी क्या बनानी है, बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि दो तरह से कैसे लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि चलो मैं आपको एक बार बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सेट ऑफ ऑल प्राइम या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिया कि मुझे एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का। तो अब मैं यहाँ पे इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊंगी। तो रोस्टर फॉर्म मेरी क्या बनेगी, यहाँ पे 1 2 3 और 4 डैश डैश डैश, यही बनेगी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको इसकी क्या देती हूँ, रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आपको क्या बनानी है, इसकी बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आपको देख के तो पता चल गया ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर है और ख़त्म भी नहीं हो रहे, इनफाइनाइट चल रहे हैं। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है, मैं इसको क्या लिखूंगी, देखो ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा बिल्डर फॉर्म। आप किसी भी स्टेटमेंट के किसी भी रोस्टर फॉर्म की बनाओ, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्लोज। मैं इस रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करती हूँ तो एक तरीका ये है इसको लिखने का। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x सच दैट, ये तो आपको लिखना है, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, x रिप्रेजेंट करता है इन सभी नंबर्स को, मैंने आपको बताया था। तो x इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना है, मुझे इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सिस। ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो स्टूडेंट आप देख भी सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे लिखने से क्या होगा, हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब भी यही है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। दीज टू थिंग्स आर सेम। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4। आप सोल्व करके भी देख सकते हो, आपकी रोस्टर फॉर्म यही आएगी। तो ये दो तरीके होते हैं बिल्डर फॉर्म को लिखने के। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रोस्टर फॉर्म कैसे। कई बार क्या होता है उसको एक ही तरीके से लिखा जाता है और कई बार क्या होता है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे, ये होता है शॉर्ट मेथड और ये होता है आपका लॉन्ग मेथड। तो जितने भी मेरे एग्जाम्पल है उनको मैं शॉर्ट मेथड से ही लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मेरी जो ये रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ x सच दैट। अब ये जो मेरे नंबर्स हैं आपको देख के पता चल गया, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि वो पैटर्न क्या चल रहा है, वो नंबर्स कौन से हैं, वो पैटर्न क्या है, वो नंबर्स कौन से हैं। जैसे आप ये फाइंड आउट कर लेते हो तो आप बिल्डर फॉर्म अच्छे से बना लोगे। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 है, इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये सारे नेचुरल नंबर्स है। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ चलते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म तक चलते हैं। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट चलते हैं, वो खत्म नहीं होते। लेकिन ये नंबर्स क्या है, खत्म हो रहे हैं, इनकी लिमिटेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन मैंने आपको बताया था किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को। लेकिन अगर आप इसको यहीं पे फिनिश कर देते हो, मान लो आपने इसको यहीं पे फिनिश कर दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। ये क्यों गलत है,
क्योंकि मुझे पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन मैंने दे दी, वो ख़त्म हो रहे हैं कहाँ तक, 7 तक। तो मुझे वो कंडीशन भी आगे देनी है। इसका मतलब तो ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो आपके चल रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे, ये क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि जो मेरा ये n है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मेरा ये x होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, x मेरा होगा लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है इक्वल और इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो x मेरा होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा और 1 से बड़ा, 7 के इक्वल होगा और 7 से छोटा। तो यानी कि 1 to 7 तक मेरी वैल्यू होगी किसकी, नेचुरल नंबर्स की। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसी चीज को मैं एक तरीके से और लिख रही हूँ, आप लिख भी सकते हो, लेकिन वो हम बहुत ही कम यूज करते हैं। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ, मैं नंबर बता सकती हूँ कि x नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो ये मैंने आपको 3 तरीके से लिख के दिखा दिया है कि बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, फिर इस एग्जांपल के अंदर भी क्या एलिमेंट दिए मैंने, 2 4 8 16 32। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल है। तो आप ध्यान से देखो, 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 की टेबल से स्टार्ट होंगे। ये 2 के मल्टीपल कैसे हैं, 2 4 8 16 और 32। तो मैंने एक पैटर्न ढूंढा कि ये किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1, यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर क्यू, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस वे में वो हमारी रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको, मेरा मतलब था कि 2 की जैसे ही पावर इंक्रीज करते हैं हम, तो हमें वो सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसकी बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज इक्वल टू, अब x क्या होगा हमारा, 2 की पावर n। x क्या होगा, 2 की पावर n। यानी कि मैं 2 की समथिंग पावर करती हूँ जैसे ही, तो मुझे वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पे जो ये नंबर्स है ये फिनिश हो चुके हैं, कहाँ तक है, सिर्फ 32 तक है, 32 से आगे वो नहीं जा रहे। तो ये लिमिटेशन भी हमें यहाँ पे बतानी होगी कि मैं n की पावर क्या क्या लूँ। अब देखो, अगर मैं n की वैल्यू क्या लेती हूँ, 1, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूँ, 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना मिलेगा मुझे, फर्स्ट एलिमेंट 2। अब अगर मैं n की पावर क्या रखती हूँ, 2, तो मुझे सेकेंड एलिमेंट क्या मिलेगा, 4। अब मैं n की पावर क्या रखती हूँ, 3, तो मुझे थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा, 8। ऐसे ही n की पावर मैं 4 रखती हूँ और 5 रखती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा एलिमेंट, 16 है, 32। तो मैं यहाँ तक ही n की पावर्स को रखूंगी। तो ये मेरी क्या है, बिल्डर फॉर्म। फिर से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारे बिल्डर फॉर्म को लिखने के तरीके हैं। अगर आपको ये पता करना है कि जो बिल्डर फॉर्म आपने लिखे वो आपके ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस बिल्डर फॉर्म को सोल्व करना। सोल्व करने पर अगर आपको वही रोस्टर फॉर्म मिलती है, तो आपने जो बिल्डर फॉर्म लिखी है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 6। अब इसमें जो पैटर्न हमें ढूंढना है, आप देख ही सकते हो नंबर्स क्या है, 0 2 4 6, -2 -4 और -6। ये सभी नंबर्स किसके मल्टीपल है, हालांकि ये मल्टीपल है 2 के, ये सारे नंबर किसके मल्टीपल है, 2 के। 0 को भी हम मल्टीपल में काउंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x सच दैट x इक्वल टू 2n। यानी कि यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे जो x एलिमेंट मिलेगा, n की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे जो x एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीपल ही मिलेगा। आप देख ही सकते हो कि मैंने n की मल्टीप्लाई किससे की है, 2 से। तो मैं जैसे ही n की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगी, तो उन डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे x की भी क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और वो x की जितनी भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी वो मुझे सारे क्या मिलेंगे, 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अब मुझे ये बताना है कि मैं इनकी यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे वो सारे नंबर्स मिल जाए, क्योंकि वो नंबर फिर से क्या है, खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कंडीशन,
n लेस देन इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अगर आप n क्या है यहाँ पे, साथ में आपको ये भी बताना है कि वो नंबर्स कैसे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको बताना भूल गई थी, अगर आप ये कंडीशन लिखते हो तब तो इसमें आपको बताना ही नहीं कि नंबर नेचुरल है, होल है या इंटीजर है, क्योंकि वो हमने यहाँ पे बता दिए, इस कंडीशन में हमने बता दिए। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन लिखते हो, यानी कि आप इस फॉर्म में लिखते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नंबर्स जो हम ले रहे हैं ना 1 से 5 नंबर्स, वैसे 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो आप लिख भी सकते हो कि वो नंबर्स कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। वो नंबर्स कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि वो नंबर्स कैसे होंगे, इंटीजर्स नंबर होंगे। तो आप देख सकते हो -3 और 3 तक जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं वो क्या क्या होंगे, -3 अप टू 3 तक। इंटीजर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और जैसे ही आप ये सारे नंबर्स, ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, और जैसे ही आप n की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो 0 रखोगे क्या मिलेगा 0, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, -1 पर -2, -2 रखने पर -4 और -3 रखने पर क्या मिलेगा 6। तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें वो सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पे अभी भूल गई थी लिखना, कि वो नंबर्स किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर है, रेशनल है या होल है। ठीक है, तो ये हमारी थी बिल्डर फॉर्म। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, RS अग्रवाल की बुक है, RD शर्मा, इनमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कल मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स ऑफ सेट, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि सबसेट क्या है। हमने एक साइन पढ़ा था, तो अब हम करते हैं सबसेट के बारे में। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसेट के बारे में। मैं आपको आज यहाँ पे जितने भी तरह के सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको बताने वाली हूँ। वैसे एनसीईआरटी में हम यूज़ करेंगे सिर्फ सबसेट्स को, लेकिन जितनी भी कैटेगरी है सबसेट्स की वो मैं आपको आज सारी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं। सबसेट को हम, जो हम सी लिखते हैं अल्फ़ाबेट में, उसके जैसा ही होता है, और नीचे क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेट ले रही हूँ। ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, और मैंने यहाँ पे कौन सा सेट लिया, बी सेट, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने 2 सेट कंसीडर किए हैं। मैं आपको दोनों का ही मतलब बताऊंगी, और इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगी कि इसको एक तरीके से और भी लिखते हैं। यहाँ पे जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4। तो मैं सबसेट किसको बोलूँगी, इफ सेट ए, इफ सेट ए contain in the set B, this is called the subset of the set B। मैं A को B का सबसेट कब कहूंगी, जब A सेट के सभी एलिमेंट किसके अंदर हो,
बी सेट के अंदर हो, तब मैं क्या बोलूंगी, ए इज द सबसेट ऑफ द सेट बी। इफ बी सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, अगर बी के अंदर ए सेट के सभी एलिमेंट है तो मैं क्या बोलूंगी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसको लिखूंगी कैसे, ऐसे, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, और आप देख भी सकते हो 1 2 3 सबसेट 1 2 3 4। जो हमारा ए सेट है, जो हमारा ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है, बी सेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो मैं क्या बोलूंगी, ए इज द सेट, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो मैं ए को क्या बोलूंगी, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि ए सेट के सभी एलिमेंट किसके अंदर कंटेन करते हैं, सेट बी के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसेट को मैं ऐसे भी लिखूंगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या लूँ 1 2, और मैं बी सेट के अंदर भी एलिमेंट क्या लूँ 1 2, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो बी सेट के अंदर है, यस। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर है। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज द सबसेट और इक्वल टू सेट बी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2, यानी कि ये सेट इक्वल भी हो सकते हैं, ये सेट इक्वल भी हो सकते हैं। जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर है और इस सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो दोनों सेट क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों सेट इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। और इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ए नाम देती हूँ और इसको बी नाम देती हूँ तो इस कंडीशन को मैं लिख सकती हूँ दिस, कि B इज आल्सो द सबसेट ऑफ A। इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे लिखें, एक ही बात है, लेकिन ये कंडीशन तभी लिखी जाएगी जब दोनों ही सेट हमारे क्या हो, इक्वल सेट हो, यानी कि बराबर हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर हो। अगर यहाँ पे एक सेट छोटा है और एक सेट बड़ा है, देख भी सकते हो आप, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी सेट के अंदर आपके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तो छोटा सेट कौन सा हुआ, ये होगा स्मॉल सेट, ये होगा स्मॉल सेट, और ये होगा हमारा बिग यानी कि ग्रेटर सेट। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम ये नहीं बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं, हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर इस सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर हैं तो वो सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और अगर दोनों ही सेट इक्वल है, दोनों ही सेट इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में दोनों सेट का इक्वल होना जरूरी है। तो हम सबसेट को क्या लिखते हैं, सबसेट का ये साइन होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने ये लिखा ना ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब ये तो था हमारा सबसेट। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसेट के बाद। सबसेट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारा क्या है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जैसा नाम है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर है वो चीज। प्रॉपर का मतलब क्या होगा, प्रॉपर में जो सेट होंगे उसमें इक्वल नहीं होंगे, वो दोनों सेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। उसमें एक सेट छोटा होगा और एक सेट बड़ा होगा। कंडीशन तो अभी भी यही रहेगी कि ए सेट के सभी एलिमेंट किसमें हो,
बी सेट में। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे लूँगा एग्जांपल 1 2 और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या लेती हूँ 1 2 3। तो मैं प्रॉपर सबसेट किसको करूँगी, प्रॉपर सबसेट इज द सेट इन विच ए सेट कंटेन इन द सेट बी। तो बी क्या होगा, बड़ा सेट होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। ये दोनों सेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अगर दो सेट इक्वल नहीं है, ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन करता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो यही डिफरेंस है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, क्योंकि सबसेट में क्या होता है, सेट छोटे बड़े तो होंगे ही होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, वो इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में वो इक्वल नहीं होंगे। वो क्या होंगे, एक सेट छोटा होगा और एक सेट बड़ा। तो आप देख सकते हो, हम जैसे ये वाला साइन करते हैं ना 2 < 5, और बच्चों को क्या बोला जाता है कि जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो क्या होगी, वैल्यू बड़ी, और जिसकी तरफ क्लोज है वो क्या होगी, स्मॉल। ये भी ऐसे ही होता है, इसकी माउथ किसकी तरफ ओपन है, बी की तरफ, तो ये सेट बड़ा होगा और ये सेट क्या होगा, हमारा छोटा सेट होगा। इसके बाद हमारा तीसरा आता है सुपर सेट। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। अब जो मैं 3 सेट आपको करवाने वाली हूँ, सुपर सेट, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इम्प्रॉपर सेट, 2 और करवाने वाली हूँ। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ये इनके बारे में कि किसको कहते हैं। तो सुपर सेट हम किसको बोलते हैं, सुपर सेट हम उस सेट को बोलते हैं। सुपर का मतलब क्या होगा, सुपर, भाई वो चीज़ बिल्कुल सुपर है, सुपर से भी ऊपर है, हम बोलते हैं ना ये चीज़ इससे अच्छी है, इससे सुपर है। तो सुपर सेट का मतलब क्या होगा, ग्रेटर सेट। मैं बोल भी सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ग्रेटर सेट। यानी कि 2 सेट में से ये मैं इसके अंदर और मैं इसके अंदर दोनों कंडीशन की बात करती हूँ। मैं अगर इस कंडीशन की बात करूँ और इस कंडीशन की, यानी कि अगर मैं ये कहूँ ए सबसेट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, ए सेट बी के बराबर है, और बराबर है तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। तो सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट में जो सेट बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा है, अभी दोनों ही सेट बराबर है, यहाँ पे दो ए बी के बराबर है तो दोनों ही सेट इक्वल हो गए। ए सबसेट हो जाएगा बी का, बी सबसेट हो जाएगा ए का। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, या फिर बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। मैं दोनों ही कंडीशन बोल सकती हूँ कि ए बी का सुपर सेट है या बी ए का सुपर सेट है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आ जाए, जैसे कि क्या आ जाए, ए सबसेट है बी, अब इसका मतलब क्या है, ए सेट के सभी एलिमेंट किसके अंदर है, बी सेट के अंदर है, बराबर नहीं है, तो बड़ा सेट कौन सा हुआ, बी। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था 1 2 सबसेट 1 2 3 4। आप देख भी सकते हो ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये सेट छोटा होगा और ये सेट बड़ा। तो बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट कौन सा है, बी सेट। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बी इज द सुपर सेट, बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी किसका सुपर सेट है, बी ए सेट का क्या है, सुपर सेट है। हम इसको क्या बोलेंगे, बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। इस केस में क्या है, इसमें दोनों ही सेट बराबर है, तो आप ए को बी का सुपर सेट बोलो या बी को ए का, एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना 1 2 <= 1 2। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ए सेट मैंने ये लिया और बी सेट मैंने ये लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही सेट क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल सेट हो गए। तो सुपर सेट का मतलब क्या होता है, आपको किसी में भी बताना, जो सेट बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। फिर हमारा लास्ट आ जाता है इम्प्रॉपर सेट। अब हमारा इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट के अंदर क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर जो सेट गिवन होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 20 यहाँ पे
तो इम्प्रॉपर सेट क्या होगा, अगर मैं इम्प्रॉपर सेट बनाऊं तो इम्प्रॉपर सेट के अंदर दो सेट आएंगे। एक तो हमारा क्या आता है 5, ये मैं आपको बताऊंगी कि 5 किसको कहते हैं, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो इम्प्रॉपर सेट हमारा क्या होगा, यही सेट होगा। इम्प्रॉपर सेट भी हमारा क्या होगा, यही सेट होगा। इम्प्रॉपर सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर उस सेट के सभी एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, जब दो सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सेट। क्योंकि उन दोनों सेट के अंदर, जैसे ये रहा एग्जांपल, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि दोनों के दोनों सेट हमारे क्या है, इक्वल सेट है। तो यानी कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे आ गए बी के अंदर, और बी सेट के जितने एलिमेंट थे वो सारे के सारे आ गए ए सेट के अंदर। तो इम्प्रॉपर सेट किसको कहते हैं, वो सब सेट जो कंटेन करता है ऑल द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। वो कंटेन, मैं लिख भी सकती हूँ, वो कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट। इम्प्रॉपर सेट उसको कहते हैं जो कंटेन करता है ऑल द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो मेरा ओरिजिनल सेट क्या था, ए, और ये इसी के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, इम्प्रॉपर सेट। अभी मैं आपको इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट का अभी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, और उसमें से मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रॉपर सबसेट है और कौन कौन से इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इन दोनों के बीच में मैं अभी आपको डिफरेंस बताती हूँ एक एग्जांपल से। स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर दूंगी कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है या किसको बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ए सेट कंसीडर कर रही हूँ, 1 2 3 एलिमेंट हम लेते हैं, और अगर मैं इस सेट के सबसेट बनाऊं तो क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 और 1 2 3। यहाँ पे मैंने कुछ इसके सबसेट बना लिए। अब इसमें से कौन कौन से तो हमारे होंगे प्रॉपर सबसेट और कौन कौन से होंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया था, प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होंगे जिनके सभी एलिमेंट अनदर सेट में कंटेन करेंगे। तो मैं अगर इस सेट की बात करूं 1 भी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 यानी कि ए सेट। मैं 2 की बात करूं, 2 भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 2 भी इसके अंदर कंटेन करता है, इस सेट के सभी एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 2, वही सेट के अंदर है। तीसरा मैं बात करती हूँ थर्ड सेट की, ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट। आप देख भी सकते हो ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 यानी कि 3, वही सेट के अंदर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। अब अगर मैं बात करती हूँ इस सेट की, 1 2 3, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, यानी कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। इसको हम बोलेंगे
इम्प्रॉपर सबसेट। ये हमारा था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में एक सेट स्मॉल होगा, एक सेट बड़ा। इसमें क्या होगा, सेट इक्वल होंगे। इसमें क्या होगा, डेफिनेटली सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो जो हम क्वेश्चंस करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये पढ़ना भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे नोट्स होते हैं, रिमार्क्स होते हैं बुक्स के अंदर, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको कोई बात नहीं, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, आप उसको डीपली नहीं पढ़ते हो, तो मैं बुक्स का सारा मटेरियल सब कुछ मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारा क्या, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको देती हूँ, तो आज के मैं आपको 3 नोट देने वाली हूँ। पहला नोट क्या है कि सेट के अंदर ऑर्डर चेंज नहीं होता है। सेट के अंदर ऑर्डर डज नॉट चेंज। कैसे, अगर मेरे पास ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और अगर मैं इन एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर दूं, यानी कि 1 की जगह लिख देती हूँ 2, सॉरी 1 की जगह लिख दिया 3, 2 की जगह 1, 3 की जगह 2। तो आप देख सकते हो मैंने एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखा है। जैसे मैंने आगे पीछे करके लिखा है, तो यहाँ पे नंबर्स तो अभी भी वही रहेंगे। क्या नंबर्स चेंज हो गए या उस सेट पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं प्लेस चेंज कर देती हूँ, एलिमेंट को आगे पीछे भी लिखती हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि कलेक्शन मेरे पास अभी भी नंबर्स का वही है। दूसरा नोट यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी एग्जांपल दिया था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कैसे नहीं है, जैसे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1, मैं लिख दूँ 2 2 3, यानी कि मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, तो रिपीटेशन हो गई ना 2 नंबर्स की। तो मैं ये गलत है, ये सेट ही नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगी कैसे 1 2 3। क्यों, क्योंकि सेट क्या कहलाता है, सेट एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, अल्फाबेट का, या कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे रिपीट भी कर दूं, कहने में तो एलिमेंट 2 ही आएगा। कहने में तो क्या आएगा कि मेरे पास इस सेट के अंदर नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3, चाहे मैं 2 को 10 टाइम्स रिपीट कर दूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे पास नंबर्स कौन कौन से हैं 1 2 3। तो इसलिए कलेक्शन तो वही रहेगा। कलेक्शन में तो हम 3 ही नंबर बोलेंगे, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है सेट के अंदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिपीट कर देते हो तो वो सेट ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ आपको, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ स्कूल। अब स्कूल क्या है, एक स्पेलिंग है। स्कूल क्या है, स्पेलिंग है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। जैसे मैं इसका सेट बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे लेटर कौन कौन से लिखूंगी, मैं यही कहूंगी ना मेरे पास लेटर कौन कौन से हैं, SCHOL। हालांकि O 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो स्पेलिंग के अंदर है। जैसे ही मैं सेट बनाती हूँ, सेट में किसका बना रही हूँ, लेटर्स का, तो मेरे पास जो कलेक्शन है लेटर का, मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पास एक लेटर O है, SCHL है। मैं ये डबल थोड़ी ना लिखूंगी, तो रिपीटेशन ये अलाउड नहीं, क्योंकि कलेक्शन तो वही रहेगा। अब तीसरा हमारा जो नोट है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि जब हम सेट में, जैसे कि ए सेट के अंदर नंबर्स में अगर लिखूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ए सेट के अंदर नंबर्स है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, और आपको भी जो नेचुरल नंबर आप लिखोगे वो इनफाइनाइट लिखोगे। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन चल रही है, तो मैं यहाँ पे डैश लगाऊंगी या डॉट लगाऊंगी, एक ही बात, आप डैश भी लगा सकते हो डॉट भी। तो वो हमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करें चलते रहे, नहीं। सेट के अंदर हम या डैश लगा या डॉट, वो कितने लगाने, सिर्फ 3 लगाने हैं। कंडीशन क्या है, सेट के अंदर कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसके अंदर हमें 3 ही डॉट लगाने हैं या 3 ही डैश लगाने हैं। 3 ही डॉट या 3 ही डैश लगाने, 3 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये सिर्फ सेट के अंदर ही है,
बाकी अगर आप कहीं भी बात करो तो आप कितने भी डैश लगा सकते हो। तो ये आपके 3 नोट्स थे। इन नोट्स को अच्छे से आप नोट करो, बी केयरफुली नोट इट दैट दिस नोट्स। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ सेट।